बहू अपने ससुर जी से कहती है, पापा जी आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी सुनीता ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको, आप बच्चे तो है नहीं। बहू रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर अनिल जी खड़े के खड़े रह गए। वो सोच में पड़ गए कि कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ बड़े से बड़े मुजरिमों को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें सोफे पर बैठते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। अनिल जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रही हो सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखें थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक दिन का अपने हिसाब से रखवाया था, ताकि रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता है उन्हें। हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था, ताकि ठंड के दिनों में वहाँ आग के सामने भुनी मूंगफलियाँ खाएंगे। लेकिन बहू कभी सर्दी में आग जलाने नहीं दिया। कहती है कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। ये सब सोच रहे थे, तभी पत्नी हाथ में कॉफ़ी का कप लिए वहाँ उनके पास आ बैठी। पति को बहुत अच्छी से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे, और उनके हाथ की कॉफ़ी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। पत्नी भी क्या करती, पति और बेटे के मोह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती, कभी पति की। एक दिन सुबह शहर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों बाहर बैठे थे। नौकर चाय रख के गया। 2 की जगह 3 चाय का कप देखते उन्हें अटपटा सा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ रमेश पीता था, और वो उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, फिर आज। तभी रमेश वहाँ आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा। लेकिन अजीब सी चुप्पी। ये वही रमेश है जो छोटा था तो उसकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थी। अनिल जी कितना भी थके हो, रमेश के साथ खेलते ही थे। उनकी बातें तब तक ख़त्म नहीं होती थी जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी पत्नी ने उस खामोशी को तोड़ा। रमेश, अगले महीने ही तो रिया के भाई के बेटी के शादी है ना? हाँ माँ, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। सो रिया के परिवार शादी के लिए ये घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भीड़ भाड़ से असुविधा होगी, और दीदी भी इसी शहर में है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। ये सुनकर अनिल जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज़ को संयमित करके बोले, बहू के घर वाले को दूसरा घर दिला दो किराए पर 10-15 दिन के लिए। हम क्यों शिफ्ट हो कहीं? पापा आप भी ना गजब करते हो। रिया के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर रहते उनके लिए दूसरा घर देखे। अब रिया ने उनसे कह भी दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो यहीं आएंगे। ये कहकर रमेश एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू रिया की आवाज़ भी आने लगी। लग रहा था कि वो सब सुन रही थी, और उसे अनिल जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे, और अनिल जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे, अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूँगा। दूसरे दिन शाम को जब अनिल जी शहर से आए तो पत्नी ने बताया कि बेटा बहू और बच्चों के साथ
छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया और बिना बताए अनिल जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे के लिए तू मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए ना जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ कहकर अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद रमेश परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा, एक चाबी रमेश के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत अनिल जी का था, रमेश के नाम। खत पर लिखा था, रमेश, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वरम जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। इसी इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा था क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उनकी आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो फ्लैट मेरे और माँ के तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा होगी तो रहना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्धाश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा और तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी होगे। खत ख़त्म होते ही रमेश जड़ हो चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं कि वो आंसू पश्चाताप के थे या बड़े से घर खोने का, या फिर इस एहसास के टूटने का कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। दोस्तों, माता पिता को बुढ़ापा उतना कमज़ोर नहीं करता जितना औलाद के रवैया कमज़ोर कर देता है। माँ बाप उस पेड़ के समान होते हैं जो हमें बिना स्वार्थ के छाया देते हैं। घर दीवारों से नहीं, परिवार तथा रिश्तों से होता है। पुत्र अथवा पुत्रवधू होने के नाते यदि आपको सब अधिकार मिले हैं तो माता पिता की सेवा, उनकी खुशी, स्वास्थ्य तथा आनंदित रखने का कर्तव्य भी आपका ही है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आए तो शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, उन बेटों और बहू के साथ जो अपने माता पिता से ऐसे व्यवहार करते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।